Welcome to Agarwal tutorial classes. Today our topic is valuation of share. अंशों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए मैंने आपकी जो बुक है DK गोयल उसी को रेफ़र किया है, उसी से हम थ्योरी कवर करेंगे और उसी से हम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें ये देखना है कि हमें अंशों का मूल्यांकन क्यों ज़रूरी होता है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम अंश का मूल्यांकन करें। जिन कंपनियों के अंश स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं उनका जो मूल्य है यानी कि उनकी जो वैल्यू है हमें स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाती है। लेकिन कुछ दशाएं ऐसी होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य अंशों का उचित मूल्य नहीं होते, परंतु बहुत सी दशाओं में ये सही भी हो सकते हैं लेकिन वो ये सही मूल्य नहीं होते, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के मूल्य तेज़ी और मंदी की दशाओं से प्रभावित होते रहते हैं। यानी कि यहाँ पे अपनी जो डिमांड और सप्लाई है वो अपना काम करती है। ये आपने यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसका सप्लाई कम है तो उसका जो रेट है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, या फिर अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो भी उसका रेट ज़्यादा रहेगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो उसके रेट्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो इसलिए हमारे कुछ मेथड्स दिए होते हैं जिसके लिए हमें अंशों का मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है, डेफिनेशन देखते हैं कि अंश के मूल्यांकन की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर की डेफिनेशन क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। विलियम पिकल्स के अनुसार अंशों के मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत कठिन नहीं है। यानी कि अगर हमें वैल्यू शेयर करना है तो उसके जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए तकनीकी बातों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखा कि अंशों के मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत कठिन नहीं है, परंतु इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए तकनीकी बातों का ज्ञान होना जरूरी होता है। अब हमें अंशों के मूल्यांकन में क्यों जरूरत होती है ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हम यहाँ पे आते हैं सीधा कि हमारे जो मेथड्स होते हैं यानी कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर वो कौन से होते हैं और वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर होते हैं वो हमारे होते हैं 4 तरह के। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो हमारा मेथड है नेट एसेट्स मेथड। उसके बाद जो हमारा मेथड आता है वो आता है डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड। ये दोनों मेथड आपके यील्ड मेथड के पार्ट होते हैं। और तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है एवरेज मेथड, यानी कि औसत वित्त। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि नेट एसेट्स मेथड से किस प्रकार हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर यानी कि अंशों का मूल्यांकन करना है। तो हम मूव करते हैं हमारे नेट एसेट्स मेथड की तरफ। सबसे पहले हम ये देखना है कि नेट एसेट्स मेथड के जो अल्टरनेट नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसको ब्रेकअप वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और एसेट्स वैल्यूएशन और एसेट्स बैकिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि समापन मूल्य विधि, आंतरिक मूल्य विधि और संपत्ति मूल्यांकन विधि इसको कहा जाता है। समापन मूल्य क्यों कहा जाता है, इसके अंदर जो भी आप एसेट्स की वैल्यू लेते हैं वो इस प्रकार लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी आज बंद की जाए तो आपकी जो एसेट्स है उनकी मार्केट में वैल्यू क्या होगी, इसलिए इसको समापन मूल्य भी कहा जाता है। आंतरिक मूल्य ये होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो एसेट्स एंड लायबिलिटी है उसकी कितनी वैल्यू है, इसलिए इसको आंतरिक मूल्य भी कहा जाता है। और संपत्ति मूल्यांकन यानी कि आपकी एसेट्स और जो लायबिलिटी है उसको कितना क्वालिफाई करती है, इसलिए इसको संपत्ति मूल्यांकन विधि भी कहा जाता है।
तो हमारा वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ पे किस प्रकार से निकाला जाएगा, जितने भी आपके नेट एसेट्स हैं उनको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे सबसे जो हमारा मेन है कि हम नेट एसेट्स की वैल्यूएशन किस प्रकार से करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना होगा। तो हमें नेट एसेट्स को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम नेट एसेट्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो हमारा सबसे पहले मेथड रहेगा वो हमारा रहेगा, इसके अंदर जितनी भी हमारी एसेट्स है उनको हमें मार्केट वैल्यू पर ले लेना है। जैसे कि हमारा गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेब्टर, बीआर एक्सेट्रा, यानी कि जितना भी एसेट्स है सबको हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू पर ही लेना है, उसकी बुक वैल्यू पर नहीं लेना। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी कि जितनी भी एसेट्स हम लेंगे यहाँ पे वो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू पर ही लेंगे, बुक वैल्यू पर हमें नहीं लेना है, वो हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे जितनी भी एसेट्स है उसमें से सबसे पहले माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी, जैसे कि हमारे डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल हैं, अदर लायबिलिटीज़ होती हैं, वो हमें यहाँ पे माइनस करनी है। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है उसमें से हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी माइनस कर देना है। इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास आता है वो हमारी आती है नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारे पास कितनी एसेट्स है उसको अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे हमारी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी। या फिर दूसरा हमारा मेथड है नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने का, जो लायबिलिटी साइड का मेथड होता है वो है इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अगर आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है उसको माइनस करना है, लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड लेस प्राइमरी एक्सपेंसेस। अगर ये सब कुछ हम कर देते हैं तो भी हमें सेम जो हमारा फर्स्ट मेथड था उसी प्रकार हमें नेट एसेट्स यहाँ पे मिल जाएगी। और उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम वहाँ पे वैल्यू शेयर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसने लिख भी रखा है नीचे कि दोनों ही मेथड से जो हमारी है वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वो हमारी सेम रहेगी, यानी कि दोनों से ही आप वैल्यू ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। अब हमारा जो हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हमें किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना है, यानी कि नेट एसेट्स निकालते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि संपत्तियों के मूल्यांकन में सावधानी, कि जब हम एसेट्स की वैल्यू लेते हैं तो हमें वहाँ पे किस किस बात का ध्यान रखना है, वो हमें यहाँ पे देखना है कि वर्तमान समय में तेज़ी के दौर में संपत्तियों को इनके पुस्तकीय मूल्य पर लेना उचित नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले बताया था कि नेट एसेट्स कैलकुलेट करते समय हमें जो एसेट्स है उनको मार्केट वैल्यू पर ही लेना है। फिर भी यदि इनके वसूली मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता तो संपत्तियों को पुस्तकीय मूल्य में से उचित ह्रास घटा देना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है या फिर आप मार्केट वैल्यू नहीं लेना चाहते तो आपको यहाँ पे जो बुक वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना चाहिए। दूसरा है कुल देनदार, यानी कि जितने भी आपके डेटर्स हैं उसमें से आपको प्रोविज़न ज़रूर बनाना चाहिए। इसके अंदर जो हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर अदर एसेट्स के अंदर दिखाए जाते हैं, यानी कि फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर दिखाए जाते हैं, उनको हमें नेट एसेट्स के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अदृश्य संपत्ति जो होती हैं, जैसे कि हमारा गुडविल होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क इत्यादि, चाहे वह चिट्ठे में दिखाई गई हो या नहीं दिखाई गई हो, यानी कि बैलेंस शीट में अगर है तो हमें लेना है, अगर नहीं है तो भी हमें उसको लेना है। जैसे कि हमारी गुडविल है तो हम उसकी वैल्यूएशन करके उसको हम गुडविल को कैलकुलेट
कर सकते हैं और उसको हमें वैल्यूएशन और शेयर करते समय हमारी बुक्स के अंदर हमें दिखाना है। नेक्स्ट हमारा है, जब हम लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी दायित्वों को शामिल करना चाहिए, चाहे वो हमारे बैलेंस शीट में हो या न हो, जैसे कि हमारी होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कंटीजेंट लायबिलिटी के संबंध में जो दायित्व उत्पन्न होने की संभावना हो उसे भी हमारे जो लायबिलिटीज़ है उसके अंदर शामिल करना चाहिए। टैक्सेशन के लिए, इनकम टैक्स के लिए हमें प्रॉपर एक प्रोविज़न बनाना है। पूर्वाधिकार अंशों को भी समता अंशधारियों के लिए शुद्ध संपत्ति ज्ञात करने के लिए घटा देना चाहिए। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उस भी आपको वो माइनस कर देनी है। ये चीज़ें हैं जो हम एसेट्स और लायबिलिटी को कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखेंगे। एक हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट जो आपका है उसके अंदर आपको क्या कहता है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2012। इसके अंदर हमें जो जो चीज़ें दी गई है वो हमें देखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 20,000, जिसके नंबर नॉमिनल वैल्यू आपका है 10 रुपीज़। जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर नॉन करेंट एसेट्स के अंदर हमारा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल, वर्कमैन सेविंग अकाउंट और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, जिसे हम टैक्सेशन प्रोविज़न इसने हमें दे रखा है। नेक्स्ट हमारे एसेट्स के अंदर जो हमारी हैं वो हमें दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, गुडविल के अंदर, और साथ में हमें यहाँ पे दे रखा है इन्वेस्टमेंट में देखिए इसने मार्केट वैल्यू जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 30,000, जबकि इसकी बुक वैल्यू हमारी है 20,000। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, शेयर इश्यू एक्सपेंस, ये आपको जब आप नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करना है। अब यहाँ पे हम वैल्यूएशन और शेयर करते हैं। नीचे हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन वैल्यूड एट 3 लाख, जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 3 लाख की गई। प्लांट एंड मशीन जो वैल्यू है 60,000। 5,000 ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आर बैड, यानी कि 5,000 रुपये के लिए हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल है यानी कि जो हमारे डेटर्स हैं वो बैड है, यानी कि डूब गए हैं। गुडविल में भी टेकन एट 70,000, यानी कि गुडविल आप 70,000 रुपीज़ की ले सकते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू शेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे नेट एसेट्स को कैलकुलेट करना है। जितनी भी एसेट्स हैं सबको जोड़ लेना है और हमें ध्यान रखना है हमें जितनी भी एसेट्स है सबको मार्केट वैल्यू पर ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट एंड मशीन 60,000, गुडविल 70,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, इन्वेंट्री 60,000, ट्रेड रिसीवेबल आपका है 80,000 का, जिसमें से जो 5,000 है जो आपके बैड डेट्स हो चुके हैं उनको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। और कैश एट बैंक ₹30,000। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपका टोटल आता है 6,25,000। अब लाइबिलिटीज़ को अगर कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे हमारा है वर्कमैन सेविंग अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल एंड टैक्सेशन प्रोविज़न को भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो नेट एसेट्स आपका आता है 4,84,000। इसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर यानी कि 20,000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपका वैल्यू शेयर आता है 24 रुपीज़ 20 पैसा पर शेयर, यानी कि मार्केट में आपकी जो शेयर की वैल्यू है वो आपकी रहेगी 24 रुपये 20 पैसे। यहाँ पे कुछ एक नोट लिख रखा वो हम देखते हैं क्या है। शुद्ध संपत्ति से अंशों का मूल्यांकन करते समय संपत्तियों में ख्याति तथा विनियोगों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भी हमारी मूल्यवान संपत्तियाँ होती हैं। यानी कि जो हमारे लिए वैल्यूएबल एसेट्स है, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो हमारी इनटेंजिबल हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो जो हमने हमारे बिजनेस में रखी है या फिर आउट ऑफ बिजनेस रखी है, सभी को हमें नेट एसेट्स के अंदर इंक्लूड करना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।